नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चुका है रणक्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अहम घोषणाएं की गई थीं। फिलहाल देश का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दरअसल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में मतदान होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आएगा, यानी रिजल्ट्स 4 जून को आने वाले हैं। लेकिन विपक्ष इन घोषणाओं से खासा खुश नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं कुछ अलग ही सामने आ रही हैं। कोई इसे लेकर बीजेपी की जेब पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि इससे बीजेपी को चुनाव प्रचार का अधिक समय मिल जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्षी राजनीतिक दलों के सवाल सच्चे हैं, या ये चुनाव आते आते विपक्ष का भय जो है वो सामने आने लगा है। ऐसे ही कई सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, हमारे पैनल में आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या आ रही है। All development work will be stopped, and stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress, because election code of conduct, people will not move, material will not be supplied, budget will not be spent. So this is a very according to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. कहीं 25 है, कहीं 26 है, तो इस सब राज्य में एक फेज इलेक्शन हो रहा है और हमारे यहाँ 7 फेज। हम लोग तो बोल चुके हैं कि अगर एक फेज या 2 फेज में इलेक्शन हो तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बात को कौन सुने? नहीं सुना। 7 फेजेस इलेक्शन हो रहा है। ये एक प्रश्न उठा रहा है कितना दूर तक ये निरपेक्ष है। चुनाव का बिगुल बजा है, जनता ने ललकारा है। न्याय की इस रणभूमि में लोकतंत्र ने हमें पुकारा है और हम तैयार हैं। आज माननीय चुनाव आयोग ने आम चुनावों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये चुनाव किसी भी सूरत में आम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव फैसला करेंगे कि यह देश और भारत का लोकतंत्र मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के कंधों पर चलेगा या चुने हुए कुछ पूंजीपतियों के कंधों पर चलेगा। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें एक दफा में चुनाव होगा, गुजरात में 26 सीटें एक दफा में चुनाव होगा, केरल में 20 सीटें एक दफा में चुनाव है, कर्नाटक में 28 सीटें 2 चरण में चुनाव होगा, मगर बंगाल में ये हो रहा है 7 दफा में 42 सीट्स में। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा कोष रहता है, ज्यादा साधन रहता है, जितने ज्यादा चरण में चुनाव होगा तो उन लोगों का उतना मदद मिलता है, तो ये प्लेइंग फील्ड तो लेवल नहीं रहता है। तो हम लोग इसीलिए बोले थे कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। और 2021 में देखे थे जब 34 दिन में 8 चरण में चुनाव हुआ था, तब तो बोले थे इलेक्शन कमीशन कोविड, तब तो कोविड नहीं है। तो चलिए, ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी विपक्ष की तरफ से, कैसे कि भाई जितनी लंबी समय तक ये चुनाव 7 फेजेज में किया जाएगा। तो तृणमूल की तरफ से आपने जो प्रतिक्रिया सुनी वो कह रहे कि भाई इससे नुकसान हो सकता है, इतना लंबा समय क्यों दिया जा रहा है? जिसके पास ज़्यादा बजट होगा, पैसे होंगे, उसको ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल के जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर वो गेस्ट भी आएँ, ताकि हम चर्चा को और बेहतर ढंग से समझ पाएँ कि आखिर 7 चरणों में चुनाव को लेकर परेशानी है, तो परेशानी किस बात को लेकर है। मैं स्वागत करना चाहूँगा, अविनाश सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। भूदेव शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, वो हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आप यहाँ पर आए। और इसी के साथ साथ शिल्पी चैटर्जी हैं, नेता टीएमसी की हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और कांग्रेस का रिएक्शन यहाँ पर पहले लेते हैं। भूदेव शर्मा जी, चुनावों का ऐलान हो चुका है और आपकी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है, पवन खेड़ा की तरफ से, कि भाई हम तैयार हैं और शुरुआत हो चुकी है, पार्टी आपकी तैयार है। लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं खरगे जी की तरफ से आ रही हैं कि 70-80 दिन तक जो है डेवलपमेंट रुक जाएगा, और कई सवालिया निशान विपक्ष की तरफ से, सबसे पहले कांग्रेस का रिएक्शन क्या है 7 फेजेस के चुनाव को लेकर, इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट को लेकर? भूदेव जी।
शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शिवम जी देखिए, जहां एक और हमारे देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ऐसे समय में इतने लंबे टाइम तक चुनाव को करवाना, इसमें कहीं ना कहीं कोई मंशा तो दिखाई देती है। लेकिन फिर भी आज पूरा विपक्ष तैयार है, क्योंकि इस देश की जनता इस सरकार से सवाल पूछना चाहती है कि आपने जो वादे किए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया। आपने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था प्रतिवर्ष, वो 20 करोड़ रोजगार कहाँ है। आपने जो 15 लाख रुपए का वादा किया था, आपने जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, वो कहाँ है। तो आज देश की जनता सवाल पूछ रही है, आज देश की जनता पूछ रही है कि आपने जो भ्रष्टाचार किया, जो पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, वो पूरा देश जानना चाहता है। तो आज निश्चित तौर पर शिवम जी मैं बताना चाहता हूं कि आज इस देश की जनता के साथ साथ पूरा विपक्ष तैयार है, और इस जो भारतीय जनता पार्टी है जिसने इस देश के लोगों को बरगलाने का काम किया, आपस में लड़ाने का काम किया, इस देश के उस प्यार और भाईचारे को नफरत में बदलने का काम किया, वो जनता इनको अब इस चुनाव में इनका बोरिया बिस्तर बांध करके इनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है। क्योंकि मोदी जी तो वैसे भी कहते हैं कि मैं तो अपना झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो मोदी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बोलना चाहता हूं कि अपना झोला तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस देश की जनता अब समझ चुकी है कि आप केवल और केवल एक जुमलेबाज हैं। इसलिए 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देगी। इनके जो भ्रष्टाचार है, इनके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जिनको इन्होंने अपनी पार्टी में सम्मिलित किया है, जिन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, उस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश की जनता एक बार फिर तैयार है, जिसका परिणाम हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। खुश हैं 7 चरण के चुनाव होंगे और आपकी पार्टी जीतेगी, ऐसा आपकी तरफ से कहा। अगर मैं इसको समझने का प्रयास करूं, आप ये पहले तो आप विरोध कर रहे थे कि भाई 7 चरणों में चुनाव जो पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, ये बहुत लंबे समय तक अगर इसको किया जा रहा है, लेकिन आप खुश हैं कि जीत फिर भी आपकी होगी। भूदेव जी। हाँ शिवम जी, मेरे से कुछ नहीं, अनिल जी आप पे आता हूं। भूदेव जी, मैं आपसे वही प्रश्न दोबारा पूछ रहा हूं कि आप 7 चरणों से खुश हैं क्या? आप कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी हारेंगे, आपकी पार्टी जीतेगी, जनता सबक सिखाएगी, तमाम बातें, तो फिर 7 चरणों में ये सब संभव हो जाएगा, इसका मतलब फिर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं शिवम जी, देखिए मैंने कहा कि आप एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, दूसरी तरफ आप इतने लंबे समय तक एक चुनाव को खींचना चाहते हो। आप जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो और आप एक साथ इस देश में लोकसभा के चुनाव नहीं करवा सकते, या थोड़ी कम समय में नहीं करवा सकते, इतने लंबे समय के लिए आपने उसे खींचा है, तो इससे सीधे से जाहिर होता है कि आपकी मंशा कहीं ना कहीं गलत है। तो आप लेकिन कह रहे हैं कि एक तरीके से भाजपा चुनाव करा रही है। नहीं, इलेक्शन कमीशन का भी तो रोल होता है भूदेव जी। बिल्कुल, आप सीधा भाजपा पर आरोप लगाएं तो इलेक्शन कमीशन को नहीं। शिवम जी, इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। क्या आपको याद है 2019 के चुनाव में क्या हुआ था? 3 घंटे के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेट कर दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी की जनसभा होनी थी और उसमें उनको बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी थी। तमाम सवाल, भूल गए, तमाम आरोप आपके इलेक्शन फटकार लगाई थी। ठीक है, तो निश्चित तौर पे जो भी हो, सरकार है कि इलेक्शन कमीशन है, हमको पूरा भरोसा है। सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हमको सरकारी संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन उनका दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग का आपका आरोप है, लेकिन ये कभी भरोसा है, कभी नहीं है, कभी दुरुपयोग, ये तमाम आरोप है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप चले जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई सरकार के द्वारा कुछ हस्तक्षेप अगर है तो यहाँ पर भाजपा का जवाब ले लेते हैं। अनिल गोयल जी, तमाम आरोप आपकी पार्टी पर ये लगा रहे हैं और 7 चरणों को लेकर जो चुनाव हो रहा है वहां पर तृणमूल कांग्रेस का भी जो रिएक्शन है वो भी हम लेंगे, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी कांग्रेस के तमाम आरोपों पर? ये कह रहे हैं कि भाई हम तो फिर भी जीत जाएंगे और मोदी जी पर भी यहां पर इन्होंने कटाक्ष किया है। शिवम जी, पहली बात तो यह है कि चुनाव में महत्वपूर्ण होता है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए, और शांतिपूर्वक चुनाव होने के लिए चुनाव आयोग को सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए फैसला लेना हो। अब अगर चुनाव आयोग ने कोई फैसला लिया है तो उंगली ये विपक्षी दल वाले उठा रहे हैं। पिछली बार देखा होगा आपने, बंगाल के अंदर मतपेटियों को उठा करके ले गए थे, उनको जला दिया था। जिस स्टेट में इतनी अराजकता हो, उस स्टेट में चुनाव कराना भी अग्नि परीक्षा है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव जो है शांतिपूर्वक हो। इसलिए इनको बजाय कटाक्ष करने के चुनाव में जाना चाहिए। एक नेचर बन चुकी है कि कितना भी बढ़िया काम करे उसमें कमियां निकालने की नेचर बन चुकी है। हर चीज में कैसे कमी निकाली जाए, इनका काम है कमी निकालना है। हमारा काम है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी ठीक है,
आपका ऑडियो यहाँ पर थोड़ा सा कट हुआ है, लेकिन वो आरोप जो आप लगा रहे हैं वापस कनेक्ट। बिल्कुल अनिल गोयल जी कंटिन्यू करिए आपकी बात जो आप कह रहे थे। इसलिए अभी किसी इन्होंने इलेक्शन बॉन्ड की बात की, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करी। आप एक बात बताएं, इससे पहले जो ये चंदा विपक्ष पार्टियों को जाता था, नंबर 2 में जाता था, उसका कहीं लेखा जोखा है? आज कम से कम ये जो पैसा है वो नंबर 1 का पैसा है, राजनीतिक दलों में आ रहा है। और हमारे 300 से ज्यादा सांसद हैं, हमारे पास 6000 करोड़ का है, तो इनके पास 200 कुछ सांसद हैं, इन पर 14000 करोड़ का विपक्षी वालों को बैठा है। तो इन्होंने कौन सी एजेंसियों का दुरुपयोग करा? यानी ये दुरुपयोग करते हैं और हमें एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर भी अगर इनको डिबेट करनी है तो एक दिन स्पेशल बैठ करके इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर ही से डिबेट कर लेते हैं, और जब चीजें आएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने निकल जाएगा। और दूसरी बात, एक बात आपने और देखा होगा, आज आम पब्लिक से बोलो, आम पब्लिक से वो कहीं आएगा तो मोदी ही आएगी, तो बीजेपी। आज जब से चुनाव देश आजाद हुआ है, पहली बार आपको ये देखने के लिए मिला है कि कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी से पूछोगे, सब कहेंगे आएगा तो मोदी ही, आएगी तो बीजेपी। और इनको कांग्रेस को और विपक्षी इंडी गठबंधन वालों को सबको इसी बात का पेट में दर्द है कि आज नेता तो हर एक नेता बोलेगा कि मेरी पार्टी जीतेगी, मेरी पार्टी जीतेगी। आज देश की आम जनता करिए, आएगा तो मोदी, ये कुछ भी कहे, आज मोदी जी के काम जनता के घर घर में पहुंचे हैं, हर व्यक्ति को लाभ मिला है, हर व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, हर व्यक्ति देश को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है कि देश का मान सम्मान हो रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं अगर विदेश में फंस जाते हैं तो मोदी की सरकार ही है जो विपक्ष से अपने बच्चों को बाइज्जत लेके आती है। अगर हम 2 देशों के युद्ध को भी रुकवा करके अपने बच्चों को वापस ले आती है, ये मोदी सरकार ने ऐसा करिश्मा करके दिखाया है। तो ये देख रही, देश की जनता देख रही है कि अगर हमारे लोग बाहर जाते हैं, उन पर दूसरे 10 फांसी की सजा भी दे देते हैं तो भी बाइज्जत वापस ले आती है। और चाहे अभिनव की बात करें वो भी वापस आएगा। तो मेरा कहने मतलब ये है शिवम जी कि हम पूरी तरीके से काम पर लगे हुए हैं और ये पूरी तरीके से विरोध पर लगे हुए हैं। तो जो आदमी विरोध के लिए विरोध कर रहा है उसका कोई जवाब नहीं। हम तो काम के लिए काम कर रहे हैं। हमारी राजनीति है, हमारी जो रणनीति है, देश आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इनकी राजनीति है कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, परिवार को कैसे बचाएं और उस परिवार को कैसे बचाने में लगे रहेंगे। जैसे मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ममता बनर्जी चाहती है मेरा भतीजा वाला सीएम बने, लालू यादव चाहते हैं मेरा तेजस्वी यादव बेटा सीएम बने, शरद पवार चाहते हैं मेरी बेटी बने। यानी इनको देश बने, देश आगे बढ़े, देश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैं, मेरा परिवार ही आगे बढ़े। पार्टी में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा कि किसी और को आगे बढ़ा जाए। अभी आपने देखा राज्यसभा के अगर सांसद का नाम आया तो राबड़ी देवी का नाम आया। यानी इनके अंदर पार्टियों में इनके जो कार्यकर्ता है उन पर भी इनकी चिंता नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही आगे बढ़े। इस चीज के लिए पूरी तरह से पार्टियां लगी हुई है और देश की जनता देख रही है और देश के जो इन पार्टियों कार्यकर्ता ये भी देख रहे हैं कि यार हम किसके लिए काम कर रहे हैं। आज उसका असर हो रहा है कि सारी पार्टियों के नेता टूट टूट करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये तमाम आरोप, जी बिल्कुल अनिल गोयल जी, तमाम आरोप जिस तरीके से लालू यादव के द्वारा ये मुद्दा परिवार का जब छेड़ दिया गया तो मोदी का परिवार ट्रेंड करने लग गया और एक मुहिम की तरीके से इसको चला दिया गया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे पहले टीएमसी की नेता भी हमारे साथ है, शिल्पी चैटर्जी, आपको भी क्या, आपकी पार्टी को भी आपत्ति है अगर 7 चरण में चुनाव होता है? जिस तरीके से हिंसा की बात यहाँ पर भाजपा के नेता की तरफ से, अनिल गोयल जी लाइव रहेंगे, वो भी आपके जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपको आपत्ति क्या है अगर चुनाव आयोग की तरफ से अगर उसको 7 फेजेस में कराया जा रहा है? तो उनकी कैलकुलेशंस रही होंगी उसमें। अगर उसमें आप बॉन्ड्स की बात करें तो आपकी पार्टी को तो चंदे में नंबर 3 पे आप हैं, आपको पार्टी को बहुत बड़ा चंदा मिला हुआ है। उसके बाद भी क्या आप इस पे केवल पैसे के आरोप आप लगाएं कि भाई भाजपा के पास ज्यादा चंदा है, ज्यादा पैसा है, इसलिए वो जीत पाएंगे? ये क्या आरोप ठीक है? या फिर एक साथ अगर दो चरणों में चुनाव होता है, 3 चरणों में लोगों को आने में आसानी होती है, केवल यही दलील है या और भी कुछ बातें? शिल्पी जी, पहले बात तो ये है कि ये मोदी जी जो बोलते हैं बाद में आने के बाद जो करते हैं उसमें जमीन और आसमान के फर्क होते हैं। एक तरफ वो डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, एक तरफ वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेंगे और
बंगाल के बाहर जो सीटें हैं जहां हम देखेंगे कि केरल से लेके गुजरात से लेके वहां भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। 42 सीट्स है बंगाल में, उधर भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो उसमें हम देखेंगे कि एक दफा इलेक्शन हो रहा है। एक तो इलेक्शन होता है कब गर्मी के मौसम में, तो ये गर्मी के मौसम में कंटिन्यू जारी रखना, जैसे हमारी कर्मियों के लिए शायद बीजेपी और भाजपा के लीडर बंगाल की जो कर्मी है, मतलब जो आम पब्लिक से लेके जो अपना पार्टी का समर्थक है, उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है कि गर्मी के मौसम में 2 महीने तक ये इलेक्शन का जो टेम्पो है उसको पकड़ के रखना काफी मुश्किल है। और बात तो ये है कि हमारे पास एक तो प्रॉब्लम है ही पैसे का प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा फंड हमारे जो राजस्व के तौर पर केंद्रीय सरकार लेके जा रहे हैं वही हमारे बंगाल को नहीं मिल रहा है। तो काफी तकलीफ में है हमारी सरकार और हमारी पार्टी भी है। तो एक तरफ से सरकार से पार्टी का कोई लेना देना नहीं होने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि हमारे सैलरी से हमें देना पड़ रहा है, एमपी की सैलरी से भरना पड़ रहा है, 100 दिन का मनरेगा प्रकल्प की पैसे, एमएलए की पैसे से भरना पड़ रहा है, एमएलए को जो फंड मिलता है, जो भाता मिलता है, उनको वहां से भरना पड़ रहा है। तो इलेक्शन करना तो मुश्किल हो गई। ये बंगाल में पहले भी हुआ है, तो उसको हम मान लिया था कि चलो कोविड पीरियड है, तो अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो 1, 2 या 3 मैक्सिमम 3 में खत्म कर सकते थे, पर वो नहीं किया। उनका एक सोच है ऐसे कि हमेशा दबा के रखो। लेकिन अगर आप देखें, चंदे के हिसाब से भी देखें तो भाजपा को 6566 करोड़ का जो आंकड़ा है, 303 सांसद हैं, तो प्रति सांसद 21.6 करोड़ बैठता है। कांग्रेस की अगर बात करें 1123 करोड़ बैठता है, तो 52 सांसद अगर उनके हैं तो प्रति सांसद 21.5 करोड़ बैठता है। आपकी अगर टीएमसी की बात करें 1092 करोड़, यहाँ पर 22 सांसद अगर हैं तो 49.6 करोड़ बैठता है। तो एलोकेशन अगर पार्टी वाइज डिवाइड किया जाए, एमपी वाइज, तो सभी को आंकड़ा भाजपा से पार ज्यादा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप पर दोबारा आऊंगा। अविनाश सिंह जी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब ईवीएम पर भी सवाल है, वो भी दोबारा वही मुद्दा उठता रहेगा। अखिलेश यादव की तरफ से भी ये दोबारा कहा गया कि बैलेट पेपर से करा लिया जाए। ये मुद्दे बार बार उठते जाएंगे और जैसे चुनाव आता जाएगा ये मामला और गर्माता जाएगा। जहां पर विपक्ष जीत जाता है वहां पर ईवीएम ठीक होती है और जहां पर हार जाता है ईवीएम खराब होता है। आपकी राय चुनाव को लेकर और ईवीएम को लेकर, सभी मुद्दों को लेकर, अविनाश जी? नमस्कार, जय श्री राम जी। सारे पैनलिस्ट को जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए शिवम जी, सब कुछ सुन लिया, कितनी घिसी पिटी बातें, और भाजपा भी बेचारी कब तक एक ही बात को बार बार कहती रहेगी कि भाई हम साफ हैं, हम साफ हैं, हम साफ हैं। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनके लिए आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ी इश्यू लग रही है। शिवम जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हर व्यक्ति अगर अपने पॉलिटिकल एलिजियंस होती है, पॉलिटिकल सपोर्ट दिखाता है, एक तो वो होता है जो पार्टी में जाके शामिल हो जाता है, दूसरा वो होता है जो रैली में जाते हैं और झंडा उठाते हैं पार्टी का, और तीसरा वो भी लोग होते हैं जो गुप्त तरीके से पार्टी को मतदान करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि हर आदमी जो मतदान करने जाए वो निकल के बताए कि मैं किसको मतदान किया है? यही हाल है इलेक्टोरल बॉन्ड का। पहले खालिस 2 नंबर का पैसा कैश में या चेक में पार्टियों को जाती थी। उसके बाद हुआ कि भाई ये जो कैश का जो पैसा है, ये जो ब्लैक मनी है जो पार्टियां लेती हैं, पहले उस पर लगाम लगाया जाए तो हम 90% साफ सुथरे हो जाएंगे। तो वो काम किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए, विच मींस कि एक अकाउंट से पैसा आ रहा है और किसी अकाउंट में जा रहा है जो कि पॉलिटिकल पार्टी है। अब बाकी जो आपने गणित बताई कि एक एक एमपी का कीमत फंड के हिसाब से देखा जाए तो टीएमसी सबसे ऊपर है जी, पर सबसे ज्यादा चिल्ला रही है। उसके बाद देखिए तो कांग्रेस है, वो उसके बाद चिल्ला रहे। मतलब जिसके पास 6000 करोड़ है वो पहले जवाब दे, और जिसके पास 14000 करोड़ है टोटल 20 में से, वो बाद में जवाब दे। ये चाहिए पहले तय कर लेते हैं कि वो चोर है, वो सही है। ये भी तो हो सकता है कि चंदा देने के बावजूद उसके यहाँ ईडी का रेट पड़ा हो, बगैर कोई तथ्य जाने, बगैर कोई डेट जाने, आप खुद से अज्यूम कर रहे हैं। और सबसे मूलतः मैंने आपसे जो बात कही, मैं बिल्कुल मैं निजी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ बोल रहा हूं। निजी तौर मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं। आप पोस्ट फैक्टो आप जाके रूल को चेंज नहीं कर सकते,
जब आपने बॉन्ड लिया था इन लोगों से, तो स्कीम के तहत आपने ये कहा था कि आपका नाम गुप्त रहेगा, पब्लिक नहीं बताया जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप पब्लिक करो। ये तो यही बात हुई कि आप वोट देके निकलेंगे और आपके कोई यहाँ पिस्तौल लगा दे कि बताओ कि तुमने किसको वोट दिया है। ये क्या तरीका है, या तो सुप्रीम कोर्ट का या कांग्रेस का। अब आता हूं 7 फेज के इलेक्शन पे। देखिए, 7 फेज का इलेक्शन हो या 6 फेज का इलेक्शन हो, बहुत अंतर नहीं है। आखिरी वाले फेज में 57 सीटें हो रही। अगर 7 की जगह पे 6 हो जाता तो क्या कांग्रेस नहीं बोलती? तब कहते हैं 6 फेज का क्यों कर रहे हैं। उसके बाद और कम कर लीजिए, 5वें फेज में शायद 40 सीटों या 45 सीटों का हो रहा है, उसको भी ले लीजिए चौथे में ही खत्म कर दिए सारे इलेक्शन, 100 जगह और करा लीजिए। तो क्या कांग्रेस नहीं बोलती? देखिए, कांग्रेस एक खत्म पार्टी, हतोत्साह हो चुकी है। चलिए, जनता जान चुकी है। मेरा डर अब ये है शिवम जी कि कंक्लूड करिए। मोदी जी और उनका जो परिवार है वो ये ना समझ ले कि मोदी जी इलेक्शन जीत चुके हैं और वोट ही न देने निकले। मैं तो समझ रहा हूँ बीजेपी ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है कि ये 7 फेज में कर रहे हैं। इससे बीजेपी का नुकसान होगा। तो आप कह रहे हैं भाजपा का वर्कर है वो थकेगा, ठीक है, बीजेपी का वोटर है वो थकेगा। बिल्कुल भाई, ये सब तो एक राज्य में है। ठीक, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है जो कि हर जगह इलेक्शन लड़ रही है। तो ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि इनके खिलाफ भी जा सकता है। 7 फेज का इलेक्शन 6 फेज में भी हो सकता था, 5 फेज में भी हो सकता था, पर जहां तक 7 फेज की बात है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि 6 फेज में हो या 7 फेज। बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहूंगा एक इलेक्शन कमीशन की मैं बाइट भी आपको सुनवाना चाहूंगा। ईवीएम को लेकर जो सवाल बार बार उठाए जाते हैं, प्रोडक्शन से मैं चाहूंगा वो बाइट भी चलाएं। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम समय रहता है अविनाश जी। बिल्कुल आखिरी बात, मैं कल की बात बता रहा हूँ। नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार के कलेक्ट्रेट में मैं 4 घंटे था। मैं कलेक्ट्रेट में 4 घंटे था। ईवीएम कक्ष लिखा हुआ वहां गया, वहां देखा सीड ईवीएम। उसके बगल वाले कक्ष में लिखा हुआ है ईवीएम वर्किंग सिस्टम। यहाँ के आप सीखिए ईवीएम चलता कैसे है। खुला है दरवाजा। तो ट्रांसपेरेंसी था, जिसको भी ईवीएम हैक करना है या कोई कमी है आके बताए। बिल्कुल, हैक का प्रयास भी किया गया, वो हैक नहीं हुआ। बिल्कुल एक छोटी सी बाइट में चलाना चाहूंगा। बिल्कुल अविनाश जी, 1 मिनट, एक छोटी सी बाइट। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100%। तो बात कर रहे थे कैसे ईवीएम जब सही तो वो बिल्कुल आपके हक की बात करे तो ठीक, नहीं करे तो गलत। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, लेकिन एक और हमारे साथ शख्सियत जुड़ चुकी हैं। साखी गिरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। उनके बारे में बताऊंगा। पत्रकार हैं हिंदुस्तान पोस्ट की और प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक डरावना चेहरा भी सामने आया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हिंदुस्तान पोस्ट की महिला पत्रकार साखी गिरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे वीर सावरकर जी के अपमान के लिए माफी मांगेंगे या क्या शिवाजी पार्क में अपने भाषण में वीर सावरकर जी का फिर से अपमान करेंगे। राहुल गांधी जी ने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करने लगे, बदसलूकी, धक्का मुक्की, ये तमाम आरोप जो हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे इन सभी गलत कामों को मौन सहमति देते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला पत्रकार साखी गिरी को धक्का देकर किनारे कर दिया। ये सब मुसलमान का कोई ग्रुप होगा, वो आप पता कीजिए। ये सब बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल साखी गिरी भी है हमारे साथ। ये सब राहुल गांधी के सामने हुआ था। हमारे साथ वही महिला पत्रकार साखी गिरी जी जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। साखी गिरी जी, आप विस्तार से समझाइए आपके साथ क्या हुआ था, आपने सवाल जब पूछा और कैसे, पूरी आप घटनाक्रम को समझा पाए तो। आवाज आपकी म्यूट हो सकती है, आप आवाज भी चेक कर लीजिए। हाँ, अब बोलिए। नमस्ते सभी को। कल कैसे हुआ था कि राहुल गांधी की जो न्याय जोड़ो यात्रा है वो दादर में थी, और दादर में जो है कि शिवाजी पार्क में मुसलमान है, सारे मुसलमान होंगे। ठीक है, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपको बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आप कंटिन्यू करिए, फिर आपका रिएक्शन भी लेंगे और भी रिएक्शन लेंगे। बोलिए।
साकी जी, तो शिवाजी पार्क में जो यहाँ पर दादर जो चौपाटी है यहाँ पर, वहां पर राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा आई थी। और जैसे कि एक ऐसा पत्रकार होने के नाते यहाँ पर सावरकर स्मारक है और मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उनसे ये सवाल करूं कि सावरकर जी से आखिर आप कब माफी मांगेंगे। और इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई और मौका हो सकता था ये सवाल करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो सवाल करने के बाद उत्तर तो नहीं आया, लेकिन जो उनके अंग रक्षक थे उन्होंने मुझे ऐसे हाथ से ढकेल दिया, यानी मैं पीछे चली गई पूरी तरीके से। फिर बाद में सवाल पूछने के बाद लोग, महिला कार्यकर्ता जितनी भी थी, वो सारों ने मुझे मेरे साथ इकट्ठा हो गए मेरे इर्द गिर्द और सब मुझे कहने लगे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। मतलब ऐसा हो गया है कि अगर आप उनके खिलाफ कोई सवाल कर रहे हो या फिर वो कुछ भी सवाल कर रहे हो तो उनके हित में नहीं है, तो आप गोदी मीडिया हैं। बिल्कुल, ये तमाम आरोप जो हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, आप इनकी बात को सुना, आपने इनकी व्यथा को सुना, किस तरीके से भूदेव शर्मा जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये तो अन्याय हो गया ना एक महिला के साथ। केवल अगर सवाल पूछा था और इसमें अगर आप कहें कि भूदेव जी आपसे ही प्रश्न, आप ही को मैं मौका दूंगा, आप इसका जवाब दें। जो साकी गिरी की तरफ से यहाँ पर कहा गया, इस तरीके की अभद्रता अगर उनके साथ हुई है तो क्या पार्टी कुछ एक्शन लेने वाली है उन कार्यकर्ताओं पर या उन सुरक्षा कर्मियों पर, कि अगर धक्का मुक्की करने की क्या आवश्यकता थी? भूदेव जी। जी शिवम जी, मुझे खुशी हुई कि चलिए कम से कम एक पत्रकार की आवाज को आज डिबेट में तो उठाया जा रहा है, वरना तो आजकल पत्रकारों को जेल में भी डाल दिया जाता है अगर वो नमक से रोटी खिलाने वाले स्कूल की अगर रिपोर्ट दिखाते हैं। या फिर मैं इन पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि जो पूरे देश का जो गोदी मीडिया आज बना हुआ है, क्या मोदी जी से या अमित शाह जी से कोई सवाल पूछ सकते हैं? ये मुझे इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आपने पत्रकार की देखिए आवाज आपके सामने है, आप विषयांतर कर देंगे भूदेव जी, समय बर्बाद कर लेंगे। साकी गिरी जी का या तो सवाल मत हाँ, पूछिए, नहीं सवाल मत पूछिए, ये तो आप नहीं बताएंगे मुझे, लेकिन साकी गिरी जी का आप उत्तर पहले दे दीजिए, फिर उसको लंबा आप खींचिएगा बाद में, पहले इनका। हाँ बोलिए। मैं और क्या कर रहा हूँ? मैं रामायण पढ़ रहा हूँ क्या यहाँ? अरे आप अरे पहले आप साकी गिरी का उत्तर दीजिए ना, ये कहां पर गोदी मीडिया, लंबा मीडिया, वो आप प्यार की दुकान, ये प्यार की दुकान से क्या निकल रहा है देखिए, क्या है मेरे को, ये मोहब्बत की दुकान से क्या निकल रहा है। ठीक है भूदेव जी, हम आपको समय दे रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, आप बोलिए। अविनाश जी को थोड़ा शांत कीजिए। हाँ हाँ, नहीं सब शांत हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। आपको मोहब्बत की दुकान है, आप क्यों चिढ़ रहे हैं? जिनकी सोच मुझे पता चली अभी कि किस सोच से उन्होंने बोला कि सारे गांव मुसलमान होंगे, ये वो लोग हैं जो केवल देश के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। नहीं, इन्होंने जो जवाब आप लीजिए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है भूदेव जी, पहले उसको उत्तर दीजिए। आप ये देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नहीं, अरे आप साकी गिरी के मुद्दे पर आइए ना, आप साकी गिरी के मुद्दे पर आइए। चाहिए मुसलमान ना भी हो तो उसको, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है ना, साकी गिरी एक पत्रकार है, वो कह रही है, उनका जवाब। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप एक व्यक्ति को बिठाते हैं और भूदेव जी आप विषयांतर कर रहे हैं। आप साकी गिरी का अभी तो इतना लंबा आप खींच गए, उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। भूदेव जी पहले साकी गिरी का उत्तर दीजिए ना, उन्हें छोड़िए ना, अविनाश जी वहां पर बैठे हुए, बाद में बात कर लेंगे। भूदेव जी पहले इनका उत्तर दे दीजिए, ये परेशान है एक पत्रकार को। हाँ, साकी गिरी जी का उत्तर। साकी गिरी आप ही सवाल पूछ लीजिए इनसे, बुरा लग रहा है अगर। साकी गिरी ठीक है, नहीं आप हाँ साकी गिरी, मोदी जी से अमित शाह जी से सवाल पूछा, आपने पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। सुन लीजिए, पत्रकार मैं सवाल करूंगी, अगर मुझे गलत लगता है तो मैं सवाल करूंगी, लेकिन महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आकर और अब सावरकर जी की बेइज्जती किए हो और यहाँ पर आकर अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो ये सवाल मेरा करने का अधिकार बनता है, तो चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, सामने में कुछ करें। अब इनकी सोच का क्या करें ये बताइए। अब ये देखिए, आप भूदेव जी यही तो बात है ना, महाराष्ट्र में जाकर आपके जो सावरकर का अपमान करेंगे या वोट चाहेंगे? नहीं हो नहीं सकता। का महाराष्ट्र से क्या पूरे हिंदुस्तान से लेना देना? बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान से लेना देना है, और खास तौर पर महाराष्ट्र के जेल में रहे वीर है, मतलब दो काला पानी तो वो रहे। हाँ, कितने नेताओं ने जेल काटी है, कितने नेताओं ने सजा काटी है, इतने लंबे समय तक प्रताड़नाएं सही है। हाँ, दो काला पानी, वही बिल्कुल ठीक है। भूदेव का यहाँ पर, भूदेव जी का यहाँ पर नेटवर्क मेरे को लगता है यहाँ पर गया होगा, लेकिन मुख्य तौर पर जिस तरीके से साकी गिरी की तरफ से ये कहा गया कि उनका सवाल वाजिब है, उन्होंने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि आप बार बार जो आरोप लगाते हैं, जो जलील करने का प्रयास करते हैं वीर सावरकर जी को, क्या वो दोबारा यहाँ महाराष्ट्र में भी करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में वीर सावरकर का अपमान करना घातक ही साबित होगा किसी भी पार्टी को। भूदेव जी आप बोलिए, आपका नेटवर्क, आपका फेस यहाँ पर अटका हुआ आ रहा है, आप बोलते रहिए, आपका ऑडियो आ रहा होगा, बोलिए।
नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ शिवम जी के सावरकर जी कौन है? मैं तो नहीं जानता। मैं तो महात्मा गांधी जी को जानता हूँ। मुझसे सवाल आप नहीं जानते तो फिर अपमानित क्यों करते हैं? आप नहीं जानते तभी तो अपमानित करते हैं। देखिए, आप लोग नहीं जानते, आप लोग जानते नहीं, अपमानित करते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं जानते। तो भूपेश जी मुसलमान है, देखो। हाँ, वही तो बात है, वही तो अब ये तो फिर बड़ा मुद्दा हो, अरे तुम देश में रह रहे बड़ा मुद्दा यही हो गया ना कि इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा है। इतिहास में चीजें ऐसी पढ़ाई जा रही है जो पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, वो चीजें अजीबोगरीब चीजें पढ़ाई जा रही है। लोकतंत्र को खत्म करने का काम जो आप लोग कर रहे हो ना, आप लोग कर रहे हैं। अरे आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ साखीगिरी का एक सवाल था। देखिए भूदेव जी, बड़े आराम से आप साखीगिरी का सवाल का जवाब दे देते ना, वो ज्यादा बेहतर होता। वीर सावरकर कौन है वो सवाल आप वहां पर ले गए। ठीक है, साखीगिरी आप बोलिए। शिवम जी आप। हाँ, आपका ऑडियो बार बार यहाँ पर कट हो रहा है। बोलिए 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 बोलिए, किस बात की लोकतंत्र की हत्या, किस बात का यहाँ पर आप विषयांतर कर रहे हैं? आप साखीगिरी जी का आपने पूछा कि मोदी अमित शाह इनसे सवाल पूछोगे नहीं पूछोगे, साखीगिरी की तरफ से आया कि मैं पूछूंगी, मौका मिला तो मैं पूछूंगी। वहां उनके सामने राहुल गांधी। हाँ, 10 साल पहले शायद वो स्कूल में होती होंगी। भूदेव जी क्या बात कर रहे हैं, 10 साल में मौका नहीं मिला, क्या बात कर रहे हो आप भूदेव जी? 2 साल में 2 महीने में 4 महीने में कभी मौका नहीं मिला आपको? 4 महीने में मौका नहीं मिला। ठीक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इस मौके पर मुझे और महाराष्ट्र भारत के बाजू में आते हैं। नहीं, जो धक्का मुक्की करी गई, मुझे नहीं मिलता उनसे सवाल करने का। तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए सर। हाँ, फैलाने का काम करते हैं। आपको अगर सवाल करना है, आप देश के लोगों की आवाज बनिए, देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उन पे सवाल कीजिए। साखीगिरी जी का उत्तर दे दीजिए। मैं देश की आवाज ही बनूं, साखीगिरी भी देश की नागरिक हैं, उनका सवाल है, मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरे साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, इनके साथ हुई, इनका जवाब दे दीजिए। क्या है? क्या वीर सावरकर? कौन सावरकर? वीर बोलते हैं आप लोग, कौन है सावरकर? वही बात है ना, आप कौन है वीर? देखिए कौन वीर, आपको पता ही नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले, काला पानी जाने वाले व्यक्ति को आप बोलेंगे कौन है, तो फिर ऐसे तो आपकी पार्टी पर भी तमाम सवालिया निशान उठेंगे। ठीक है, ये तमाम आरोप जिस अनिल गोयल जी काफी समय से यहाँ पर बोलना चाहते हैं, आपको मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले अविनाश जी, आप इसका काउंटर क्या देना चाहते हैं? आप पर बहुत संगीन आरोप लगा दिए इन्होंने, और वीर सावरकर कौन है ये सवाल पूछा जा रहा। आखिर हिस्ट्री में कुछ पढ़ाया नहीं जाता क्या था? हाँ। जो मैंने मुसलमान वर्ड यूज किया दादर के संदर्भ में और महिला पत्रकार के संदर्भ में, वो इसलिए किया क्योंकि अभी से 15 दिन 1 महीना पहले इसी नाला सोपारा में जब राम मंदिर का 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस दिन परिवार के गाड़ी जला दिए गए, परिवार को दुखी किया गया, मारा पीटा गया, और यही मुसलमान एरिया था, यही नाला सोपारा दादर का था जहां पर यह कृत्य किया गया। इसीलिए कोई शंका की बात नहीं है कि कभी भी अगर इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए और कोई मीडिया चिल्लाया जाए तो इसी तरह के लोग होते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये राजनीतिक विशेषज्ञ को पता नहीं क्या संज्ञा दे रहे हैं। सोचिए इनको क्या संज्ञा दिया जाए अगर ये वीर सावरकर को जानते बीजेपी प्रवक्ता लिखवाइए ना। बीजेपी नेता नहीं, ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं, कोई नहीं, के बारे में ना जानता हूं, तौर पर बैठकर इस शब्द को क्या बदनाम पर्सनल लिखवाइए। तो तमाम मुद्दे हैं। ठीक है, माफी की बातें हैं। नहीं, माफी की बात तो क्या हो जाएगा? चलिए, समय का अभाव है, हमने मेरी सोच राष्ट्रवादी सोच है। आपके जैसा हम चाइनीज गांधी नहीं है जो केवल गांधी नाम अपने उपनाम लगाते हैं। पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, पाकिस्तानी कंपनियों से जो लेते हैं। ठीक है, सभी को मौका दिया और धन्यवाद करते हैं। और भाजपा का भी रिएक्शन लेना था, लेकिन समय का अभाव है। अनिल गोयल जी आपका धन्यवाद, भूदेव जी आपका धन्यवाद, साखीगिरी आप आई, आपने हिम्मत की, उसका हम यहाँ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप एक वीर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ अविनाश जी भी थे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो मुद्दा क्योंकि चुनाव से जुड़ा हुआ है, और चुनाव के दौरान क्या कुछ नहीं होता, और पत्रकारों के लिए भी कितनी दिक्कत वाली बात है। अगर सवाल पूछ लिया गया तो धक्का मुक्की आखिर आवश्यकता है, क्यों है, ऐसा करने की जरूरत क्या थी? सवाल आप किसी से पूछें, आप पत्रकार हैं, आपको अधिकार होता है, लेकिन एक सेफ्टी नेट तो जरूर इन पत्रकारों के साथ होना चाहिए। उनके साथ ऐसे धक्का मुक्की करना ये गलत बात है, किसी भी पार्टी की तरफ से ये नहीं किया जाना चाहिए। और वीर सावरकर जी, जो महान वीर सावरकर जी थे, उनको लेकर ये सवाल पूछा गया था। इसी के साथ आज के इस चर्चा में, इस डिबेट में इतना ही। मुझे शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।